कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका अंत हुआ तो हमारा अंत हो लेगा। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ और हो रहा है, और वहां से जो कुछ ना कुछ हो रहा है ना, वहां से क्वेश्चन आता है, पता क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम। लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में बात होती है। रेस्पिरेशन नहीं है। हमें सांस लेने और सांस छोड़ने से कंफ्यूजन इसी वजह से होती है, क्योंकि ये जो फूड में से एनर्जी निकल रही है, वो कैसे निकल रही है? उसमें फूड के अंदर प्रेजेंट जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का होता है ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट ऑक्सीजन इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल। अब वो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे भाई? जब तक सांस लेंगे नहीं तब तक वो ऑक्सीजन अंदर आएगी नहीं, तो जब तक ऑक्सीजन आएगी नहीं तब तक रेस्पिरेशन हो नहीं पाएगा। और इसी वजह से रेस्पिरेशन को सांस लेने और सांस छोड़ने से सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सांस अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी ग्लूकोज से, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, देन वो एनर्जी यूटिलाइज होगी बॉडी के अदर प्रोसेसेस को करने में। और फिर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा सेल के लेवल पे, वहाँ से जो CO2 रिलीज होगी, वो CO2 वहाँ से वापस आ जाएगी, और वापस आते आते हमारे फेफड़ों तक पहुँचेगी, फेफड़े उसको निकाल देंगे शरीर से बाहर। यानी कि हम जब सांस लेते हैं, वो सांस जाके सीधा स्टोर होती है फेफड़ों में, वहाँ से काम की चीज़ निकाल ली जाती है। ठीक है, और फिर वो सेल के अंदर जाता है और आगे जाके अलग अलग सेल को मिलती है ऑक्सीजन, वो सेल सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, CO2 निकाल के वापस खून के अंदर भेजते हैं, रेड ब्लड सेल उसको वापस लेके आते हैं इसके अंदर लंग्स के पास। लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, अभी आगे पढ़ेंगे। फिर वो उसके अंदर से CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को फिर बाहर भेज देता है। ठीक, बट इस एक्सचेंज में ऐसा नहीं कि जितना भी तुमने सांस खींची, वैसे लेट अस सपोज तुमने ऐसे करके सांस खींची, 400 ग्राम गैस अंदर गई, वैसे तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, कितनी गई ज़्यादा से ज़्यादा? 20-50 ग्राम है। वॉल्यूम के हिसाब से बात कर लो, चलो मैं मास के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो कितनी वॉल्यूम चली जाएगी भाई? वॉल्यूम तो होगी 400 है? क्या 400, क्या 400 लीटर है? तो 4 लीटर के आसपास चली जाएगी क्या है? 1 लीटर तो चली जाएगी। ऐसे खींचा तो 1 लीटर गैस गई अंदर क्या है? वो कैसे पता चलेगा? ज़्यादा होता है 1 लीटर? यार एक बोतल में आता, इतनी सी बोतल में आता है 1 लीटर पानी और गैस की तो फर्क है भाई। 1 लीटर पानी हो 1 लीटर गैस हो, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है। हाँ भाई, 1 लीटर पानी हो चाहे 1 लीटर गैस हो, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है। मैंने बोल दिया 1 लीटर, 1 लीटर फिक्स कर दिया मैंने भाई। 1 लीटर की बोतल है तुम्हारे पास, मान लो एक बोतल ऐसी जिसके अंदर 1 लीटर कोई भी क्वांटिटी आ सकती है। अब तुम पानी भर लो 1 लीटर, चाहे उसके अंदर गैस भर लो 1 लीटर, रहेगी तो 1 लीटर ही ना। नहीं क्यों भाई? बाबू मैं कह रहा हूँ कितनी भी कंप्रेस कर लो, कितनी भी कंप्रेस करके भर लो, उसमें रहेगी तो 1 लीटर ही नहीं। भाई सुनो, अब सुनो, ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि 1 लीटर गैस 1 लीटर स्पेस भी घेर सकती है, और वही गैस पूरे रूम को भी घेर सकती है। मैं फिलहाल उस गैस के वॉल्यूम घेरने की कैपेबिलिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं उस बॉटल की वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक सिलेंडर था जिसमें हाई प्रेशर गैस भरी हुई है, और उस सिलेंडर के अंदर 5 लीटर गैस है। ठीक है, 5 लीटर का वो सिलेंडर है, फुल भरा हुआ है। फुल क्या, तुम उसके अंदर थोड़ी सी भी गैस भरो, पूरा 5 लीटर को घेर लेगी। कोई पूछे कि गैस की कितनी वॉल्यूम, तो बोलोगे 5 लीटर। जैसे कि आपके पास परफ्यूम आता है, डिओड्रेंट, उसमें लिखा 100 ml, क्या लिखा है? 100 मिलीलीटर का उसके अंदर वो स्पेस है, मान लो। अब वो स्पेस उतना है कि तुमने उसके अंदर जो क्वांटिटी डाली एट पर्टिकुलर प्रेशर, वो 100 ml है। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस और लिक्विड इज ऑलवेज एट सम प्रेशर।
ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी और एनटीपी। सुना है? नहीं सुना? आज सुन लिया ना, एट एसटीपी और एट एनटीपी। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जैसे हाइड्रोजन गैस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर हुआ 25 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल प्रेशर हुआ, हाँ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हुआ, वो एटीपी अलग चीज़ है जो बोल रहे हो, बायोलॉजी की बात है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीएम होता है वो, एटीएमपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि आपने एक कंटेनर ऐसा लिया, उस कंटेनर के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस ली, वो उस कंटेनर के अंदर भर ली, ठीक है, ठीक, उस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर को जब उस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में रखोगे तो आप देखोगे कि वो कितना एक्सपेंड हो पा रही है। मान लो कंप्रेस करके रखी तो वो कितना एक्सपेंड हो पा रही है उस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। खैर ये अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, पल्ले पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टिल अगर मैंने कंटेनर की वॉल्यूम फिक्स कर दी ना, फिर चाहे उसके अंदर तुम कितना भी डाल लो, वो कहलाया जाएगा 1 लीटर ही। इसी वजह से बाबू सीएनजी जो बेची जाती है वो लीटर में नहीं बेची जाती, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो। आप जब भरवाने जाते हो ना उसको केजी में भरी जाती है वो, तब भी 1 लीटर रहेगी बाबू गैस। मास की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। अच्छा 5 किलो रुई भारी की 5 किलो चीनी, 5 किलो रुई भारी की 5 किलो चीनी, चीनी भारी है, सेम है भाई, 5 किलो ही तो है। अच्छा इसके ऊपर अलग पांडे ने एक वीडियो बना रखी है, हाँ अलग, 5 किलो ही तो है दोनों। अंडर हाइट बॉडी, ऑब्वियस बात है जो मैं बोल रहा था, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर लगभग इतना होगा ना, जैसे बड़े हो जाओगे लंग्स बड़े हो जाएंगे, ठीक। जो लड़कियों की है वो 4 से 5 लीटर ही है एवरेज, नहीं कहा भाई, 7-8 लीटर तो ज़्यादा हो गया, ठीक। तो ये लंग कैपेसिटी है, इसी वजह से ये भी ध्यान रखना। अभी लंग कैपेसिटी की बात जब हो ही रही है तो थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो पे भी आते हैं। तुम लोग कभी कभार कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गए होगे जहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़म्बक, पूरा भीड़ भीड़ हो, अंदर कर लो, तुम अपने अंदर कर लो, तुम्हारे भीतर भी मैं, तुम्हारे बाहर भी मैं कौन यहाँ पर? भगवान, ठीक। चलिए खैर, रेस्पिरेशन, चलिए अब शुरू कर लें रेस्पिरेशन, है? चलिए खैर, सो सबसे पहली एक्टिविटी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट गेट्स कांटेक्ट विद CO2, है ना, तो क्या पड़ जाती है? मिल्की पड़ जाती है, पढ़ा था ना हमने, ठीक। तो आज की कहानी है। अभी फिलहाल लाइम वाटर के अंदर CO2, लाइम वाटर के अंदर CO2 जाएगा तो उसको क्या कर देगा? मिल्की कर देगा, ठीक है भाई। तो उस एक्टिविटी को ये चेक करने के लिए कि भाई हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसमें CO2 है या नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक लाइम वाटर का सॉल्यूशन बना दिया, ठीक। अब लाइम वाटर का सॉल्यूशन बना के ये पिचकारी से पिस्टन सिलेंडर असेंबली बोलते हैं बेसिकली इसको, इससे इसके अंदर लाइम वाटर जो है वो डाल लिया, और जब उसको एक्सेल करके ट्यूब के थ्रू बबल्स बनाए गए, तो जो हमने एक्सेल किया है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे कि उसके अंदर CO2 हो रहा है, ये वेरीफाई करवाने की बात कर रहे हैं। तो होगा क्या, CO2 लाइम वाटर से रिएक्ट करके उसको क्या कर देगा? मिल्की कर देगा। तो यहाँ पर भी ये जो लाइम वाटर है इसको क्या हो जाएगा, ये कलर इसका मिल्की हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू मिल्की कलर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई CO2 तो प्रोड्यूस
हो रही है। इतनी बात हमें समझ में आई। ठीक, एक्टिविटी 5.5, इस एक्टिविटी में क्या कहना चाह रहा है? बोल रहा है फ्रूट जूस लो या कोई शुगर सॉल्यूशन लो। ठीक, मान लो तुम कोई भी फ्रूट का जूस ले रहे हो, जैसे सिरका डालते हैं ना, कुछ ऐसे ही बात कर रहा है फिलहाल के लिए, सिरका डलवा रहा तुमसे तो क्या कर रहा है? कोई भी शुगर सॉल्यूशन, मतलब क्यों शुगर सॉल्यूशन, मैंने आपको कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि बैक्टीरिया किस तरीके से शुगर के साथ पार्टी करते हैं। ठीक, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजुअली, तो बोला शुगर सॉल्यूशन ले लिया। फ्रूट के अंदर भी भरपूर मात्रा में मीठा होता है ना, इसलिए फ्रूट जूस ले लो कोई भी। नाउ कुछ ईस्ट उसके अंदर तुमने क्या कर ली? डाल ली। टेक दिस मिक्सचर टू द टेस्ट ट्यूब फिटेड विद द वन होल्ड कॉर्क। उसके अंदर क्या कर दिया? थोड़ा सा होल करके लेके चले गए। फिट द कॉर्क विद बेंट ग्लास ट्यूब। उस ग्लास ट्यूब को ऐसे करके बेंड कर लिया। ऐसे किया बाबू। अभी थोड़े टाइम पहले इस पेड़ पे जामुन लग रहे थे ना, तो अभी मैंने क्या किया, जामुन में से रस निकाला, जामुन का सिरका बना रखा है। ठीक है, अभी क्या हुआ, जामुन का रस भर लिया डब्बे में, ढक्कन कर दिया सील पैक एकदम टाइट। ठीक है, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचे ही ना। ठीक है, और थोड़ी सी उसके अंदर डाल दी मैंने घास, बिकॉज घास रेस्पायर करेगी तो क्या होगा वहाँ पर, मतलब जो ईस्ट होगी, थोड़ी सी ईस्ट डाल दी और थोड़ी सी घास भी डाल दी। जब ईस्ट रेस्पायर करेगी तो क्या रिलीज करेगी? CO2, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम CO2 ना बने, इसलिए घास वास डाली थी उसके अंदर। खैर ठीक है, घास कितने दिन तक उसको CO2 को करेगी, थोड़े दिन में सड़ के खत्म हो जाएगी घास। अब भाई वो गैस बनती जा रही, बनती जा रही, बनती जा रही, एक दिन ऐसी काम करते करते उसका ढक्कन ऐसे बुम ऊपर की तरफ खुल गया। कैसे भाई? प्रेशर वो प्रेशर, किस चीज़ का प्रेशर? CO2 का, कहाँ से आई? जो कि हमने क्या कहते हैं, जो ईस्ट उसके अंदर डाला हुआ है, वो ईस्ट क्या कर रहा है? अपनी रेस्पिरेशन कर रहा है। जो ईस्ट है वो क्या कर रहा है? अपनी रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक, जब रेस्पिरेशन कर रहा है तो गैसेस क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। और उस गैस को, भाई गैस रिलीज होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही है, तो एक टाइम तो आएगा ना, उसे निकलने की जगह तो चाहिए। तो प्रेशर बिल्डअप हुआ जिसकी वजह से ढक्कन अपने आप खुल गया। तो वो गैस जो है वो कौन सी गैस है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो भाई इस तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो जूस भरा और यहाँ से होल करके एक बेंट ट्यूब लगा ली। ठीक है, इसको थोड़ा साफ सुथरा बना लेते हैं क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है क्लास। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक रबर स्टॉपर लगाया है और वो रबर स्टॉपर के अंदर एक ड्रिल करके होल कर दिया, और इस होल के अंदर हमने क्या डाल दी? एक ट्यूब डाल दी, और ट्यूब है हमारी बेंट शेप में। इसके अंदर जूस भरा हुआ है विद ईस्ट, शुगर सॉल्यूशन विद ईस्ट। अब आप बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर करो लाइम वाटर, और उस लाइम वाटर के थ्रू इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर दो? कनेक्ट कर दो, पास करवा दो। इस टेस्ट कनेक्ट करो, यहाँ लाइम वाटर है। हाँ भाई, क्या चेंज होगा? क्या लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाएगा? कितनी देर में होगा? तुरंत? टाइम लगेगा भाई, दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन लग सकते हैं। ठीक है, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन हो रहा है तो उसमें क्या मिल रहा है? क्योंकि ठंडी जगह पर रखने से जो ईस्ट है, पैथोजन है, या कोई भी बैक्टीरिया है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इनएक्टिव हो जाता है। तभी तो हमने फ्रिज की इन्वेंशन करी। ऑर्गेनिज्म है तो उनकी ग्रोथ रैपिड ना हो। गर्मियों में इसलिए तुम लंच लेके जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी सब्जी सड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको, बैक्टीरिया को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया ग्रो करने का। ठीक है, ह्यूमिडिटी, जैसे ये वाला मौसम है, किसी भी चीज़ में फंगस लग जाएगी प्यार से, किसी भी चीज़ में प्यार से। हार्ड
ठीक है, इसीलिए हम लोगों को भी इन्फेक्शन ईजिली हो जाता है इस मौसम में, है ना, क्योंकि ये जो मौसम है बैक्टीरिया वायरस के लिए एकदम मस्त वाला मौसम है। ठीक, मॉइस्चर बारिश की वजह से हर जगह पे, ठीक, बारिश की वजह से धूप कम निकल रही है, तो उन्हें लाइट मतलब अंधेरा भी मिल गया, मॉइस्चर। हाँ भाई, लास्ट सेक्शन में हमने न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर ली। ठीक, सो हो क्या रहा है इस प्रोसेस के दौरान, जो फूड मटेरियल है वो बॉडी के अंदर जा रहा है ना, और उसके अंदर से जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। बट ये एनर्जी निकल कैसे रही है, हमें इसका ब्रेकडाउन किस तरीके से हो रहा है वो समझना है इस पे एक्चुअल में। और यहाँ से पेपर में डायरेक्ट आता है कि भाई ग्लूकोज की ब्रेकडाउन बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे हो रही है, मतलब हम ह्यूमन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा होता है। ठीक है, वो सब पूछेगा आपसे। तो भाई ये जो एनर्जी इसके अंदर से निकल रही है, ये एनर्जी सेल क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं टू सपोर्ट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, है ना भाई। सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसको अलग अलग तरीके से करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड बॉडी स्ट्रक्चर एंड द एनवायरनमेंट दे आर लिविंग इन, है ना भाई। जरूरी नहीं है कि भाई सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ही ले रहे हों और CO2 ही छोड़ रहे हों, कुछ ऑर्गेनिज्म को CO2 वाला एनवायरनमेंट चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक, सम यूजेज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली into carbon dioxide and water. Some uses other pathways that do not involve oxygen. किसी को तो ऐसा भी ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, जो मैं भी बता रहा था, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दिया भाई, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं। गांव के अंदर अगर कोई गांव से बिलोंग करता है, वहाँ पर सिरका वगैरह डाला जाता है ना, वो सिरका ऐसे ही बनाया जाता है। पता क्या होता है, मटकी के अंदर गन्ने का जूस भर देते हैं, ठीक, और उसके ऊपर वो कपड़ा बांध के बिल्कुल टाइट बांध के, और उसको भूस का जो कोठड़ा होता है ना, जिसके अंदर भूसा रखा होता है, क्योंकि वो गर्म होता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसके अंदर दबा देते हैं कई महीनों तक। और जब उसे देखते हैं उसके अंदर पड़ जाते हैं कीड़े। ठीक है, वो कीड़े कुछ नहीं थे, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जो दिख नहीं रहे थे, बट ग्रो कर गए, अंदर बड़े हो गए। फिर उसको छाना जाता है कपड़े से, उन कीड़ों को अलग कर दिया जाता है, फिर उस बचे हुए जूस को, फर्मेंटेड जूस को यूज किया जाता है। सो इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है भाई, हो तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ही रहा है, यानी कि अल्टीमेटली जो एनर्जी पैकेट है ऑर्गेनिज्म के लिए वो कौन है, ग्लूकोज में आग लगानी है, बम फोड़ना है ग्लूकोज का, बस कैसे भी कर लो, चाहे वो बम फोड़ लो तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, चाहे वो बम फोड़ लो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और ग्लूकोज को तोड़ना है। अब एब्सेंस में, ग्लूकोज की एब्सेंस में फोड़ने की कैपेबिलिटी हम में नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं है। बताओ, छोटे से ऑर्गेनिज्म के अंदर है और हमारे अंदर नहीं है। होती तो कोई टेंशन ही ना थी सांस लेने की, क्यों है? होती तो सांस लेने वाली ऐसी कोई टेंशन ही ना होती, फिर दोनों कैपेबिलिटीज होती। भाई O2 से तोड़ रहे हैं, ठीक है, जब सांस नहीं आ रही तो ठीक है भाई, बॉडी अपने आप तोड़ लेगी, अंदर की CO2 से या किसी ना किसी चीज से, है ना। खैर चलिए जी, ग्लूकोज जो है बाबू, उसका फॉर्मूला है C6H12, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट है जी अपने आप में। ग्लूकोज अपने आप में खुद कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च खुद अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, वैसे कॉम्प्लेक्स एक थोड़ा सा सिंपलर है। शुगर, जिसे हम शुगर बोलते हैं, वो एक्चुअल में सुक्रोज है, जो हम चीनी खाते हैं ना, खाने वाली चीनी, वो एक्चुअल में क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज C12H22O11 है ना, इससे कॉम्प्लेक्स, इससे कॉम्प्लेक्स है कि नहीं सुक्रोज। सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब टाइप ऑफ शुगर्स हैं एक तरीके से। ठीक है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, ये सब। हाँ, माल्टोज किसमें होता है, एप्पल। और बताऊंगा चीज़ें इसके ऊपर ना, एक पेज बना रखा था मैंने, आपको शेयर करूंगा, कोई मिल ही नहीं पा रहा, वो भी मेरे लैपटॉप या किसी न किसी हार्ड डिस्क में होगा।
या अब तो हमारे पास चैट जीपीटी भैया भी हैं, तो उनसे भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। चलिए खैर, सो ग्लूकोज जो है बाबू, बात नहीं प्लीज, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में वो दैट 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। हालांकि ह्यूमन बॉडी में नहीं, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में पहले उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं एंड देन वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल टूटते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। जब वो ग्लूकोज 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है तो उसको बोलते हैं पायरोवेट। क्या बोलते हैं उसको? पायरोवेट। दैट 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पायरोवेट। ये लिखा भी है यहाँ पर। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। मान लो ये सेल है, कोई सा भी सेल हो, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, चाहे बैक्टीरिया का हो, चाहे प्लांट का हो, चाहे ह्यूमन का हो, सबके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इसीलिए जब इस सेल के अंदर ये ग्लूकोज जा रहा होता है, C6H12O6 इस सेल के अंदर गया और यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म जैसे इसके साथ हुआ तो ये क्या बना दिया इसने? पायरोवेट। नाउ अब किसी पे माइटोकॉन्ड्रिया है और किसी पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल, हाँ भाई, क्या बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है? उसके साइड में होता है, खुद ही इतना सा है यार, अंदर और क्या ऑर्गेनल्स होंगे, बट चेक कर लें होता है साइड माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है, हैं? होना चाहिए। एनर्जी तो मिल रही है भाई कहीं ना कहीं से। हर सेल में होता तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी वजह से उसकी साइकिल थोड़ी सी अलग चलती है, उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। पढ़ा है भाई, बिल्कुल पढ़ा है, हाँ जी। सो अभी हमने तोड़ लिया इसको, ग्लूकोज को पायरोवेट में। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ग्लूकोज पायरोवेट में तो टूट गई, चलो ठीक है, सब में एक जैसी टूट गई, सबके पास साइटोप्लाज्म है इसलिए टूट गई, है ना। बट सबके पास अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, तो उसके बाद अलग अलग प्रोसेस चलता है, ठीक। तो यहाँ पर समझेंगे भाई। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इट्स ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझो। पहले तो ये वाली बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, फर्दर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक। एन वर्ड किसी शब्द के आगे लग जाए तो वो क्या है? एन वर्ड किसी शब्द के आगे लग जाए तो उसका नेगेटिव प्रीफिक्स बनता है। मान अपमान जैसे होता है ना, ऐसे ही एरोबिक ऑपोजिट क्या बन रहा है? एनारोबिक। यानी कि एरो, एरोज वर्ड कहीं भी लग जाए ना, मतलब एयर, हवा, वायु, एरोप्लेन, है ना भाई, एरोप्लेन। एरो मतलब हवा, हवा में उड़ने वाला जहाज, हवाई जहाज, है ना भाई। सो और यहीं पे एरोबिक, है ना, यानी कि एयर की प्रेजेंस में अगर न्यूट्रिशन लिया जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? एरोबिक। और एयर की एब्सेंस में तो एनारोबिक, ठीक। तो ये है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। कहाँ हो रहा है भाई? किसके अंदर हो रहा है? ये ईस्ट के अंदर हो रहा है, ठीक। ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन लाइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारी तरह, ठीक। कहाँ पर हो रहा है वो? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमारी बॉडी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? उसको पायरोवेट को ब्रेक डाउन कर रहा है। और जब वो पायरोवेट को ब्रेक डाउन करेगा तो क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम एनर्जी। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide, ठीक। बात समझ में आ रही है? The other products is water। अदर प्रोडक्ट क्या होगा भाई? वाटर, ठीक। पायरोवेट के अंदर कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। हमने कार्बन और ऑक्सीजन का तो कंपाउंड निकाल लिया, CO, बोले तो CO2, वो H कहाँ गया? तो वो वाटर बन के रिलीज होता है। इसलिए जब हम एक्सेल करते हैं, a little amount of water is also there in form of vapors, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। जब तुम हलचल कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो CO2 तो रिलीज हो ही रही है, साथ ही साथ वाटर भी हो रहा है। सर्दियों में यही वाटर हमें
फॉग जैसा दिखाई देता है जब हम सांस छोड़ते हैं, होता है ना, धुएं जैसा निकलता है जब सांस छोड़ रहे होते हैं, है ना। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि दैट वाटर व्हेन इट कम्स आउट एंड सी कि भैया बाहर तो बड़ी ठंडक ठंडक है, जम जाता हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्टीम फॉर्म ले लेता है, वेपर फॉर्म ले लेता है लो टेम्परेचर देने से, ठीक। बात समझ में? चलिए जी। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको क्या बोलेंगे बाबू? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, देखो एक तरीके से मान के चलो, तुम्हारे पास फ्यूल है, कोई फ्यूल है, उस फ्यूल को बर्न कर रहे हो आप, एक तो भरपूर मात्रा की ऑक्सीजन के साथ, और एक में लिमिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है या है ही नहीं, तो ये बताओ कौन से में वो फ्यूल बढ़िया वाला जलेगा एकदम? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कुछ ऐसा मान सकते हो कि ग्लूकोज ना बर्न हो रही है हमारी बॉडी में, ये मान सकते हो कि जो रेस्पिरेशन एक तरीके का कंबशन प्रोसेस है, फ्लेमलेस, आग नहीं लग रही बस, स्टिल वो एक तरीके का कंबशन प्रोसेस है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछा जाता है, कैन रेस्पिरेशन बी कंसीडर्ड एज अ कंबशन प्रोसेस, ऐसे करके पूछा जाता है। यस, वी कैन कंसीडर इट एज अ कंबशन प्रोसेस, सिंस भाई एक कोई चीज है, फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन है, वो बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, भाई फ्लेमलेस ही तो हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो टूट ही तो रहे मॉलिक्यूल्स, उसमें भी वैसे ही हो रहा है। तो ये बताओ कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये ग्लूकोज टूटेगा, पायरोवेट टूटेगा, या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये पायरोवेट टूटेगा, इन दोनों में से किस में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी? जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। सो द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस। समटाइम्स, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मसल सेल्स को उतनी ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती, ठीक है, उतनी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई। अच्छा, नॉर्मली ऑक्सीजन मिल रही है तो वो पायरोवेट टूट के CO2 और H2O बना ले रहा है, बट प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो वो CO2 और H2O नहीं बना पाएगा, उनका कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, कोई ऐसा अलग सा कंपाउंड बन जाएगा, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। और क्योंकि वो एसिडिक बिहेवियर रखता है, ठीक, एक अलग सब्सटेंस बन गया, मसल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और इसलिए होता है सडन मस्कुलर पेन, ठीक है। हम बोल देते हैं नस पे नस चढ़ गई, ये बोल देते ना। अभी आप रिलैक्स होके बैठे हो, तुम एकदम से स्पीड से उठो या एकदम से भागने लग जाओ, तुरंत मोच आ जाएगी, जिसे बोलते हैं मोच आ गई, या एकदम से कहीं दर्द हो जाएगा हाथों में या पैरों में, यूजुअली बड़ी मसल्स में ऐसा होता है ना, यूजुअली बड़ी मसल्स में ऐसा होगा, क्योंकि बड़ी मसल्स को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है सडन, ठीक। तो भी होगा, ये क्यों हो रहा है भाई? एक्चुअल में जब हम अचानक से मूव हुए, अचानक से मूव करने के लिए हमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बट हमारा शरीर तो अभी रिलैक्स मोड में, क्यों भाई? सुनो ध्यान से, अभी हमारा शरीर कैसे मोड में? बिल्कुल रिलैक्स मोड में, और तुम एकदम से शूट कर दो उसकी बॉडी की एनर्जी को कि भाई एकदम से एनर्जी निकलवा लो। अब जब तुम एकदम से एनर्जी निकलवाओगे तो उस बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, बट उतनी तेजी से सांस ले नहीं रहे थे, तो मिस मार जाएगी ऑक्सीजन एक तरीके से, तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी उन सेल तक, और अचानक से एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा, इम्प्रॉपर बर्निंग हो जाएगी एक तरीके से, मान के चलिए, है ना भाई। फ्यूल है बट प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, तो फूल धुआं छोड़ना स्टार्ट कर देगा काला, जलाओगे तो, है ना। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होकर जब वो ऑक्सीजन की लैक में जल रही है, तो फिर वो भी तो काला धुआं जैसा कुछ छोड़ेगा ना। फिलहाल वो काला धुआं क्या है? लैक्टिक एसिड। दैट लैक्टिक एसिड गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर मसल सेल्स, क्योंकि भाई वो CO2 तो है नहीं कि उसे एब्जॉर्ब करके वो ब्लड सेल्स लेके चले जाएं, है ना। वो क्या है? लैक्टिक एसिड है। अब ये लैक्टिक एसिड मसल सेल में रह गया तो हमारे मसल सेल क्या कर जाएंगे? अलग तरीके से बिहेव कर जाएंगे,
ठीक है, यूजुअली वो एकदम से मसल खिंच सी जाती है, ऐसा लगता है, या सिकुड़ जाएगी, मसल क्रैम्प आ जाएंगे। सडन मसल का स्ट्रेच होना या सडन मसल का श्रिंक हो जाने से मसल क्रैम्प आ जाएंगे, क्योंकि सडन। अब बचना कैसे इस चीज से, बचना कैसे? सडन एनर्जी यूज करो। अब भाई भागना पड़ जाए तो, कभी ऐसी सिचुएशन आए शेर पीछे पड़ जाए, शेर भाई वो मोच आ जाएगी यार, रुक जाए यार, ऐसे बोलोगे क्या उससे? थोड़ा सा वार्म अप करने दे, हैं? खैर, जब शेर पड़ेगा ना तब तो लैक्टिक एसिड भी बनेगा ना, तब भी भागोगे। खैर, तो भाई नॉर्मल जिंदगी में इन सिचुएशन से बचना है तो क्या करोगे? आप अगर गेम खेल रहे हो कोई, तो सडन सीधा जाके ग्राउंड में गेम खेलने से बेहतर क्या, पहले वार्म अप करोगे। वार्म अप करके क्या होगा, बॉडी को रेडी कर लेते हो कि हाँ भैया दिल थोड़ा सा तेज धड़क ले, हाँ भाई फेफड़ो थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम खींच लो, तेज तेज खींच लो, है ना, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा स्पीड में एनर्जी रिक्वायर कर रहा हूँ। यू आर प्रिपेयरिंग योर मशीन, ठीक, वार्म अप कर रहे हो अपनी मशीन का, ठीक, दैट इज जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेटर, ठीक। ऑन द अदर हैंड, आपको लग रहा है कि यार मुझे तो हमेशा एक्टिव रहना है, तो भाई फिर हमेशा ही वार्म अप करते रहो, बोले तो जॉगिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहो, ताकि फिर कभी सडनली कोई कुत्ता या बिल्ली पीछे पड़ जाए, बिल्ली तो खैर क्या ही डरोगे तुम उससे, ठीक है, बट बिल्ली कुत्ते को भी डरा देती भाई। खैर, कोई कुत्ता या कोई जानवर पीछे पड़ जाए तो भाग सको, उस समय पर इतनी एनर्जी हो कि सडनली भाग सको, ठीक है। तो यूजुअली रोज 15-20 मिनट की एक्सरसाइज करते रहोगे तो ही सफिशिएंट है, बट मेक श्योर whenever you are performing your exercise, whenever you are doing that work, है ना भाई, एक ऐसे एनवायरनमेंट में करो जहाँ पर आसपास ऑक्सीजन ही हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम भाई साहब सड़क पे जॉगिंग कर रहे हो, लग रहे हो भाई साहब आगे एक बाइक जा रही है धुआं छोड़ती हुई और तुम पीछे से भाग रहे हो, तो CO2 अंदर आ रहा है सीधा सीधा, चाहिए था O2 और मिल रहा है CO2, थोड़े दिनों में फेफड़े बोल जाएंगे। इसलिए इफ यू आर रनिंग, गो टू अ पार्क जो काफी ग्रीनरी हो जिसके अंदर, ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे पार्क में जाओ जो जहाँ पर ग्रीनरी है। अगर मान लो उस समय पर कहीं किसी ने आग लगा रखी है भाई, ताड़ में जाए, कल भागेंगे, ठीक है। ध्यान रखो छोटी छोटी चीजें हैं, बॉडी को हार्म कर देती हैं, ठीक। तो कभी भी सड़क पे नहीं भागना। सड़क पे भागने के बहुत सारे नुकसान हैं, एक तो ये बताया ही बताया, साइड से गाड़ी निकल रही है तो धुआं छोड़ रही है, आगे जा रही तो धुआं छोड़ रही है, ये तो है ही, और पता चला पीछे से कोई बेवड़ा आके उड़ा के लेके चला गया, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यार पीछे से आ रहा कोई बहुत तेज स्पीड में, बैलेंस ही ना बना उसका, हम में ही बढ़ गया, ठीक, तो भाई ये भी रिस्क है, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा बच के चलिए जी। अभी दिखा देता हूँ, लैक्टिक एसिड का डायग्राम दिखा दूंगा तुम्हें थोड़ी देर में। सो समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन in our muscle cells, another pathway of the breakdown of the pyruvate is there, is taken, है ना। क्या होता है वहां पर, ऐसे नहीं उसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, लैक्टिक एसिड है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, बट मसल क्रैम्प भी बहुत तगड़ा आ जाता है, ठीक है। Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon molecule, यानी कि प्रॉपरली वो टूट नहीं पाया। This build up of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. Now जितने भी ऊपर चीजें बताई उसका डायग्राम है भाई, टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे फिट कर लो, टिप्स पे होना चाहिए ये 200% इससे रिलेटेड, यानी कह रहा यही आ जाएगा, इससे रिलेटेड इधर MCQ और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, या इसी को ही पूरा कंप्लीट करवा ले, बोल दे कि भाई इसको कंप्लीट करो, या बोलेगा किसी भी एक पाथ को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया, बस इतना लिख दिया बस। तो तुम्हें भाई साहब ये वाला सीधा सीधा कहानी बतानी, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी हाँ वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है, बट बोल दे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो ये वाली, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल दे तो सॉरी एब्सेंस मतलब सॉरी लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल दे माइटोकॉन्ड्रिया में, बट लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल दे तो ये वाली,
और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बोल दे तो ये वाला। ठीक, तो एक बार इस पूरी रिएक्शन को समझ लेते हैं बाबू। यहाँ पर ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इन साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो क्या बनेगा भाई? इथेनॉल बना रहा है प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है भाई। और अगर लैक है ऑक्सीजन का तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनर्जी तीनों में बन रही है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे बन रही है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए जी आगे बढ़ लें। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर और देख भाई, पेपर में जरूर इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना। नाउ अब हो क्या रहा है भाई? ATP के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सपोज ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर है उसका, माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनल, ऐसे क्या होती है उसके अंदर? एक शीट होती है, ये मान लो सरफेस होती है ऐसे करके, फोल्डेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, ये जो पायरोवेट टूटेगा इसके अंदर, है ना, इसको स्पीड में तोड़ने के लिए ये सरफेसेस काम करेंगी। इन सरफेस को बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रिस्टे। हमारी क्लास में नहीं था ना, अब है 9th क्लास की बुक में। पढ़ रहे हो ना? पढ़ाए चैप्टर में कि नहीं? अब मस्त समझ में आ रहा है ना भाई? 9th क्लास की ले लिया करो क्लास, तुम लोग थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे अब। हाँ, यही चल रहा है सेल। माइटोसिस मेयोसिस पढ़ोगे, मतलब हाँ नेक्स्ट क्लास में माइटोसिस मेयोसिस पढ़ोगे, ढंग से पढ़ लो। यहाँ का तुम्हें DNA कॉपिंग समझ में आ जाएगा भाई अच्छे से। 9th क्लास की क्लास ले सकते हो, कोई फीस नहीं है उसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्वाइन ऑनलाइन और यू कैन कम हेयर। ठीक है। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है? ये तुरंत के तुरंत यूज कर ली जाती है एक मॉलिक्यूल को बनाने में, कॉल्ड ATP। ठीक, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। सेल की सारी एक्टिविटी को करने के लिए ATP की फॉर्म में ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको तोड़ के इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, ATP बन जाता है, सॉरी ADP बन जाता है, और साथ में एनर्जी रिलीज हो जाती है। एक फॉस्फर का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। देखो, ATP is broken down giving rise to the fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसको एंडोथर्मिक क्यों बोला जा रहा है? सेल के अंदर बाकी जो रिएक्शन हो रही हैं, उन रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। इससे जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है बाकी सारी रिएक्शन को करने के लिए। तो उन सारी रिएक्शंस को बोल रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दोज एंडोथर्मिक रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन द सेल। ठीक है, उन रिएक्शंस को बोला गया है। बात यह है कि जब एक ATP का मॉलिक्यूल टूटता होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, कोई बताएगा भाई? बताओ भाई। कहाँ देख लिया? जी, ये जो भाई, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ठीक, अब बताऊंगा। ये येलो बॉक्सेस, लोग बोल देते हैं इसमें से कुछ नहीं आ रहा। ठीक भाई, में से छप जाती हैं चीज़ें। जो मैंने कंपाउंडिंग ऑफ लेंसेज पढ़ाया ना, पावर ऑफ लेंसेज कंपाउंड करके, लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। ये रहा देखो,
ये दिख रहा है? ये सी पार्ट देख लो दोनों में। A lens combination consists of convex lens of focal length 30 cm and concave lens of focal length 15 cm are placed together. क्या भाई कंपाउंडिंग ऑफ लेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? दो लेंस को एक साथ रखा है कि नहीं रखा? पावर ही पूछ रहा है भाई साहब उसकी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या पावर। तो ये येलो बॉक्स भाई पढ़ने जरूरी है। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ोगे, ये फिक्स कर लो दिमाग में। सो हियर एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये याद रखना भाई। फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो जो एडीपी है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। ठीक, इसके अंदर एक और फॉस्फेट जुड़ता है तो ये बन जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एडीपी में एक पी जुड़ गया तो क्या बन गया? एटीपी। दिस एटीपी व्हेन इट ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। क्या इस साइन का मतलब है कि इससे बॉन्ड बना लिया, बट एक वीक बॉन्ड है, ऐसा नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूट सकता है इजीली, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। नाउ endothermic processes in the cell then use ATP to drive the reactions. When the terminal phosphate linked to ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole. किलोजूल पर मोल। मोल क्या है भाई? मोल कॉन्सेप्ट याद है? 9th क्लास में कुछ पढ़ाया मैंने कभी है? मोल एक क्वांटिटी की यूनिट है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस की एसआई यूनिट है मोल। पढ़ाया था मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे 12 क्वांटिटी हो किसी चीज की तो क्या बोलते हैं? डजन, है ना? 12 क्वांटिटी तो क्या बोलेंगे? डजन। ठीक, या इसके अलावा और कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटी को कुछ बोलते हो? हैं? याद है तुम्हें? इसके अलावा कुछ, जैसे 5 kg है अगर कोई चीज तो उसको अपनी हिंदी उसमें क्या बोलते हैं? धड़ी। सुना है ना? एक क्वांटिटी बना दी ना उसकी। इसके अलावा वो तो किलो, मतलब वो नंबर ऑफ में नहीं है, वो 5 kg वजन हो गया है ना। मैं फिलहाल नंबर ऑफ समथिंग की बात कर रहा हूँ, है ना? नंबर ऑफ समथिंग। ग्रॉस याद है? स्टोक्स याद है? 20 हो तो स्टोक्स, 20 नंबर ऑफ समथिंग हो तो बोलोगे 1 स्टोक। मतलब आपके पास एक कार्टून है, डब्बा है, उसके अंदर छोटे छोटे 20 डब्बे पैक कर रखे हैं तो आप बोलोगे ये कितना है? 1 स्टोक है। ग्रॉस होता है 144, 144 को ग्रॉस बोलते हैं। एक डब्बा है जिसके अंदर 144 डब्बे पैक कर रखे हैं तो बोलोगे 1 ग्रॉस है जी। याद रखोगे? डजन, ग्रॉस, स्टोक। सिमिलरली मोल है। मान लो एक चीज है, मान लो एक डब्बा है, उसके अंदर 6.022 into 10 की पावर 23 आइटम्स रखे हैं। 10 की पावर 23 करोड़ के करोड़ कितने डब्बे रखे मान लो। अब क्योंकि ये तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी है तो ये यूटिलाइज नहीं करते हम बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को बताने के लिए, बड़े साइज की चीज़ों को बताने के लिए यूटिलाइज नहीं करते इसको यूज करते हैं हम पार्टिकल्स, एटम्स को बताने के लिए, है ना भाई? एक सुई की नोक पे जो पानी, अगर पानी की ड्रॉपलेट होगी उसमें करोड़ों पार्टिकल्स होंगे पानी के, तब तो होंगे ना। तब मैं बोल सकता हूँ 1 मोल पानी में कितने पार्टिकल, 1 मोल गैस में कितने पार्टिकल, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल, 1 मोल एटीपी में कितने पार्टिकल। एटीपी क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, उस केमिकल सब्सटेंस का कुछ मोल तो होगा, है ना भाई? मतलब उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो होंगे। अगर वो कितने हों, 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ले लो तो वो मिला के क्या बनाएंगे? 1 मोल। यानी कि इतने पार्टिकल अगर टूटेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी?
30.5 किलो जूल एनर्जी मिलेगी अगर इतने पार्टिकल टूटेंगे। किसके? एटीपी के। कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। इसको बोलते हैं बाबू एवोगैड्रो नंबर। ये जो मैंने नंबर बताया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। अभी बात समझ में आई कि ये जो 30.5 किलो जूल पर मोल बोला हुआ है एक मोल में, और एक मोल में कितने एटीपी के पार्टिकल? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। जब ये पार्टिकल टूटेंगे इतने करोड़ के करोड़ के करोड़, तब जाके 30 किलो जूल एनर्जी बनेगी। ये भी कम थोड़ी ना। 30,000 हो गई तरीके, 30,000 जूल। 30,000 जूल कम तो है नहीं अभी। चलिए जी, think of how a battery can provide energy from many different kinds of uses. For many different kind of uses, it can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. भाई एक बैटरी को अलग अलग टाइप की एनर्जी देने में मतलब हम यूज कर सकते हैं। Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous system impulses and many other activities. बस में क्या, इसी एटीपी की हेल्प से पूरे शरीर के अंदर जितनी भी सेलुलर लेवल पे एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसी एटीपी से। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एटीपी। ठीक भाई, बाकी इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। यहाँ